Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम था जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने यूनिट 1 पूरा कवर कर लिया था, यूनिट 2 का सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का एक क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई सर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था, क्योंकि जीएसटी आपको एक पर्टिकुलर मंथ वाइज देना पड़ता है। या तो आप क्वार्टर वाइज जीएसटी का रिटर्न फाइल करोगे या तो आप मंथ वाइज करोगे। ठीक है, तो कब जीएसटी एक्चुअली कब सप्लाई हुआ ये पता करने से आपको पता चलेगा कि वो जो सप्लाई है वो कौन सी मंथ में हुआ है और उसका जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कि कब, उसकी जो जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी है उसका ड्यू डेट क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स पढ़ा था सेक्शन 12 में, और सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 हमारा क्या बोलता था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स कैसे निकलेगा। बहुत ही सिंपल है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया वो दिन, और ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर को इनवॉइस इश्यू करने के लिए लास्ट डेट कौन सा था। अगर ये दोनों डेट में से जो पहला आता है ना, दोनों डेट में से व्हिच एवर इज अर्लियर दैट विल बी ट्रीटेड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स की केस में टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों डेट में से जो भी पहले आएगा, जो अर्लियर आएगा, वो डेट को लिया जाएगा। राइट सर। आज हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बात किया था कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस में सेंड किया जा रहा है तो क्या है, अगर गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इशू किया जा रहा है तो क्या होगा। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सर सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 आपका बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। देखो यहां पे 3 कैटेगरीज है। नंबर 1, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। अगर सर इनवॉइस प्रेस्क्राइब्ड टाइम में इशू किया गया है, अगर इनवॉइस प्रेस्क्राइब्ड टाइम में इशू किया गया है। अब टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन केस आप लोग याद रख लीजिए। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, अगर प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के साथ इनवॉइस इशू किया गया है तो इन दोनों डेट में से जो अर्लियर है दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों डेट में से जो अर्लियर है दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, अगर इनवॉइस टाइमली इशू किया गया है। कौन से डेट सर? 2 है। नंबर ए, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। So if the invoice is issued within the time prescribed, the date of issue of the invoice, the date of issue of invoice by the supplier, or the date of receipt of the payment whichever is earlier, इन दोनों डेट में से जो पहले आएगा that will be your time of supply। अच्छा, इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। सर मान लीजिए कि इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया गया है, मान लीजिए कि सर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया गया। अगर टाइमली इशू किया गया तो बहुत ही सिंपल है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। पेमेंट जिस दिन आपने रिसिप्ट किया और जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, दोनों में से जो डेट पहले आएगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन सर मान लीजिए कि इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो गया, जिस दिन सर्विस सर कंप्लीट हो गया वो दिन, और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, जिस दिन आपका जो सप्लाई है, आपका जो सर्विस है वो कंप्लीट हो गया, when the date of the provision of service is completed, or date of receipt of payment whichever is earlier, date of receipt of payment whichever is earlier, उस डेट को हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर, अगर
अगर कोई अदर केस है, अगर कोई जनरल प्रोविजन है, इन दोनों की कैटेगरी में अगर कोई नहीं आता है तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों की कैटेगरी में अगर कोई नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? कोई तीसरा केस हुआ तो सर, तो इसके लिए भी एनी अदर केसेस दे रखा है यहाँ पे। बोल रहा है कि एनी अदर केस में क्या होगा? द डेट ऑन व्हिच द रिसिपेंट शोज द रिसिप्ट ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन रिसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया कि भाई मैंने सर्विस रिसीव कर लिया है, जिस दिन रिसिपेंट ने शो किया कि मैंने सर्विस रिसीव कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा? उसी डेट को हम लोग मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस। ओके, अगर आपको ना तो इनवॉइस का कुछ डिटेल दिया है कि इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, भाई देखो बहुत ही सिंपल है। इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है, डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बहुत ही सिंपल, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर सर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है, प्रोविजन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस, द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस आपने प्रोवाइड कर लिया वो डेट, और डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर सर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है तो सर हम लोग क्या करेंगे? इन दैट केस द डेट ऑन व्हिच रिसिपेंट शोज द रिसिप्ट ऑफ द सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन रिसिपेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसिप्ट को सर्विसेज को शो किया कि मैंने सर्विस रिसीव कर लिया है, वो डेट हो जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ वो डेट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सर पॉइंट ये है कि हमारे लिए क्या टाइम लिमिट है, हमारे लिए इनवॉइस इशू करने का क्या टाइम लिमिट है। जैसे गुड्स के केस में था, उस केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? देखो टाइम लिमिट बोल रहा है जनरल केसेस, जनरल केसेस में आप कैसे इनवॉइस इशू करोगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस। और अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस और अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए कितना है? 45 डेज है। देखो ये बेटा एमसीक्यू आ सकता है आपका, ओके मैं बोलूं ये एमसीक्यू आपका एग्जाम में आ सकता है कि इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है इन केस ऑफ सर्विसेज। ओके तो बहुत ही सिंपल है, टाइम लिमिट फॉर इंश्योरेंस ऑफ सर्विस। जनरल केस में अगर कुछ भी केस नहीं दिया है तो उस केस में क्या होगा? जिस दिन सप्लाई आपने किया सर्विसेज का उसके 30 डेज के अंदर अंदर, उसके 1 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू इशू इनवॉइस। लेकिन अगर वही चीज बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी या फिर कोई अदर कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, देन दैट डे एक्सक्लूड्स और एक्सीड्स फॉर 45 डेज। तो उनके लिए जो नॉर्मल कंपनीज के लिए 30 डेज है, नॉर्मल बिजनेस के लिए 30 डेज है, बैंकिंग कंपनीज और बैंकिंग और फाइनेंशियल बिजनेस के लिए वो 45 डेज का है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं देखूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन केस ऑफ सप्लाई सीज बिफोर कंप्लीशन। मान लीजिए कि सर हम सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे थे लेकिन बीच में वो सीज हो गया। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मैं जीएसटी ये जो क्लासेस है, मैं आप लोगों को बीकॉम 3rd सेमेस्टर का क्लासेस प्रोवाइड कर रहा था, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा था और आप मुझे पेमेंट करते जा रहे थे। कोर्स का जो ड्यूरेशन था वो 4 मंथ्स का था। कोर्स का जो ड्यूरेशन था वो कितने मंथ का था? 4 मंथ का था। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने से पहले मैं ही दुनिया को प्यारा हो गया, मैं ही ऊपर चला गया। ओके, कोर्स कंप्लीशन होने से पहले मेरा लाइफ ही कंप्लीट हो गया और मैं ऊपर चला गया, तो यहां पे तो सप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ, सीज हो गया बीच में। इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ द सर्विस सीज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस, या फिर आप लोग नालायक बच्चों आप लोग आए ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस? एट एंड व्हेन द सप्लाई इज सीज। जिस दिन सप्लाई खत्म हो गया ना, जिस दिन सप्लाई बंद हो गया, या तो मैं ऊपर गया या तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दिए, तो उस केस में जिस दिन ये हुआ एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीज, सप्लाई जिस दिन सीज हो गया वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई, वो होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और इसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना है। सच इनवॉइस शैल बी इशू टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सीजेशन। जितना भी मैंने, सपोज मैंने आपको बोला था कि भाई आप मेरे पास, देखो बच्चों आप मेरे पास 3rd सेमेस्टर का कोचिंग ले लो, और अगर आपने मुझसे 3rd सेमेस्टर का कोचिंग लिया तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए में, या फिर सॉरी ज्यादा हो रहा है, 2000 रुपए में क्या करूंगा? आपको पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ा लूंगा। अभी तक मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्या आप मुझे 0 फीस दोगे? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान को मुंह भी तो दिखाना है आप लोगों को। तो जितना इनवॉइस, जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं उतने का, या फिर मेरा जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो उतने का बिल आपके ऊपर बनाएंगे। लेकिन सप्लाई सीज हो गया, तो जिस दिन सप्लाई सीज हो गया तो उसी दिन क्या होगा? यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा और इनवॉइस उसी दिन इशू किया जाएगा।
ठीक है। चलो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई अगर चल रहा है तो उस केस में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उस केस में क्या करेंगे, व्हेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चल रहा है, मतलब जैसे कि हर महीने आप पेमेंट करते जा रहे हो, आपको एक लंबा टाइम पढ़ना है, जैसे प्लस 2 वगैरह होता है, सीए का कोचिंग हो गया, सीए इंटरमीडिएट 6-7 महीने के लिए आप पढ़ते हो, तो वो एक केस हो गया। अगर कंटिन्यूस सर्विस है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस केस में क्या होगा, देखो 2-3 केस है। नंबर 1, व्हेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ड्यू डेट पता चल जाता है कि भाई कब ये जो सर्विस है ये खत्म होगा, सर्विस का ड्यू डेट अगर पता चल रहा है, जैसे कि बहुत एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कि आप लोग सीएमए का पढ़ाई कर रहे हो और आपको एग्जाम देना है, जैसे कि आप लोगों का 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर आपके कॉलेज में एक डेट होगा कि शायद दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, कौन सी डेट को एक एग्जाम होगा, बिल्कुल। तो एग्जाम से पहले पहले आपको पता है कि एग्जाम के बाद तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में जो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर की डेट सही नहीं होता, लेकिन अगर हम ऑल इंडिया बेसिस पे कोई एग्जाम ले ले, जैसे कि आप लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर वो डेट चला गया तो आप तो प्रिपेयर करके क्या फायदा। तो जो भी मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं सीएमए का ले लूं, सीएमए का जो एग्जाम होता है वो दिसंबर में होता है, नॉर्मली दिसंबर 11 को होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं तो आपको पता है कि भाई दिसंबर 11 के बाद तो हमें पढ़ना ही नहीं, वहां तो एग्जाम आ जाएगा, तो ये सार जो भी पढ़ा है वो दिसंबर 11 में इन्हें कोर्स कंप्लीट करना है। तो यहां पे आपको पता है कि ड्यू डेट ऑफ सर्विस कितना होगा, वेयर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे भी पता है कि भाई इससे पहले पहले इन लोगों से क्या करना है, पेमेंट लेना है, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आप जो मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, वो मोबाइल रिचार्ज भी इसी सर्विसेज के ऊपर आता है, क्योंकि आपको पता है कि 28 डे के बाद आपको पेमेंट देना है। अगर अब मैं वाईफाई का रिचार्ज करता हूं कि 1 महीने होने के बाद मेरा एक ड्यू डेट आ जाता है, मैं क्रेडिट कार्ड की बिल की बात करता हूं तो 1 महीने होने के बाद एक पर्टिकुलर डेट में आपको पता है कि ये इसी दिन मुझे पेमेंट करना है, तो वहां पे क्या होगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो हमेशा आप लोग देखना कि मोबाइल रिचार्ज की कैसे हो, जब आप वाईफाई रिचार्ज करते हो या फिर जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करोगे तो वो पहले ही आपको एक स्टेटमेंट भेज देंगे कि इस महीने का आपका स्टेटमेंट ये, ठीक है। चलो, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि पेमेंट का ड्यू डेट कौन सा होने वाला है, सपोज मैंने एक बच्चे को सीएमए के लिए कोचिंग दिया, उसने बोला कि सर एक कंडीशन है मेरा, मैं आपको जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा दूंगा, मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन पॉइंट सर ये है कि मैं अगर सीएमए कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा अगर एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। मैंने बोला ऐसे कैसे, बोला कि अगर कंप्लीट हो गया तो जितना आपका फीस है उसका दुगना दूंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, कंडीशन अप्लाइड, मैं तुम्हें पास करके ही छोड़ूंगा। ओके, सो वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ड्यू डेट पता ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो वो देगा, वो पास होगा कि नहीं होगा वो भी तो डाउट है, जब तक पास नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो वेयर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ द सर्विस रिसीव द पेमेंट। जिस दिन मैंने पेमेंट रिसीव किया, जिस दिन वो पास हो गया, जिस दिन मैं पेमेंट रिसीव किया, वो हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। Where the payment is lined with the completion of an event। अच्छा, ये वाला एग्जांपल लास्ट वाला पॉइंट में ज्यादा सुइटेबल होगा। ये वाला पेमेंट में अगर आपको नॉर्मल अगर आप कोर्स करते जा रहे हो, ठीक है, आप अगर नॉर्मली क्लासेस वगैरह पढ़ाई कर रहे हो, जिस दिन पेमेंट मिला वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड है कि भाई आप यूपीएससी क्लियर करिए फिर उसके बाद हमें पैसा देना, या फिर आप नीट और जेई क्लियर करिए उस दिन के बाद आप हमें पैसा देना, तो उस केस में जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हो गया, ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, वो होगा ड्यू डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अच्छा सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये सर कैसे कैलकुलेट होगा? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने बोला था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब गुड्स के केस में कैसा है। सिमिलरली कुछ सर्विसेज ऐसे जहां पे ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो रिसिपेंट है ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी, वो लायबल हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए। इसीलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में हम लोग इनवॉइस कब इशू करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो, डेट आज असर्टन डेट ऑफ पेमेंट आज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट और डेट ऑफ द पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। देखो दो चीजें,
या तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया अपना पेमेंट, या फिर तो जिस दिन आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, जिस दिन आपने अकाउंट से एक्चुअली आपके अकाउंट से पैसा कटा वो डेट, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। कुछ याद आ रहा है? अगर गुड्स की केस में कितना था 31st डे, यानी कि 30 दिन के बाद जो डेट आएगा वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। यहां पे क्या है सर 61st डेट है, और हमारा अगर टाइम लिमिट देखिए इनवॉइस इशू करने का, नॉर्मल सर्विस के केस में कितना है 30 डेज, बैंकिंग के केस में कितना है 45 डेज, एंड अदर गुड्स अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की केस देखे तो कितना है 61st डेज ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सो ये है आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इन तीनों में से जो डेट अर्लियर आएगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। नंबर 1, व्हेन amount is recorded, when payment is recorded in the books of account of the पेयर, मतलब जो सप्लाई का रिसीवर है, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट आज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट के अकाउंट में जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में ये मेंटेन हो गया, और डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट में जिस दिन डेबिट हो गया, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया वहां से 61st डे मतलब 60 दिन जाने के बाद जो डे आएगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स फाइनली टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। मुझे लगता है कि इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना एनफ है। रेट का चेंजेस क्या हुआ और डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर होता है टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन अगर आया तो आप आराम से लिख सकते हो। कभी कभी 2-3 मार्क का क्वेश्चन जैसे ये होता है ना टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वगैरह, यही आ जाता है आपके एग्जाम में, तो इसे थोड़ा आराम से देखिए। ये जो नोट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहा है चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको बीकॉम बहुत अच्छी क्वालिटी में पढ़ना है, अगर बीकॉम के बाद आप चाहते हो कि कुछ सीए में वगैरह करे, या फिर अगर आप सीए में कर भी रहे हो तो मेरा दूसरा एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां पे भी जाके आप सीए में रिलेटेड कंटेंट्स देख सकते हो। सीए एंड सीएमए के लिए मैं वहां पे कॉस्टिंग और डीटी ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में हम बहुत सारी चीजें करने वाले। मैं आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है वो भी सिखाने वाला हूँ, जीएसटी का फाइलिंग कैसे होता है वो भी सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, कि जीएसटी का रिटर्न कैसे भरते वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और जीएसटी का रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ओके। उसके साथ साथ हम लोग आपकी बहुत सारे कैरियर गाइडेंस भी आगे जाके करने वाले हैं। आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कौन सा कोर्स नहीं करना है, बीकॉम के साथ आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, ये सारे चीजें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे अपलोड होने वाला है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, हम लोग फिर मिलेंगे और एक क्लास में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग।